नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच लखनऊ में आज मुलाकात हुई है। दोनों के बीच गठबंधन और प्रदेश की राजनीति पर चर्चा हुई, लेकिन अभी सीटों के बंटवारे पर तस्वीर साफ नहीं है। पर खबर है कि अखिलेश यादव से मिलकर बीजेपी से निपटने की रणनीति पर चर्चा की गई है। हालांकि बैठक के बाद आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये पूरी तरह से व्यक्तिगत मुलाकात थी। काफी सार्थक अच्छी चर्चा हुई उनके साथ। उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के और आदित्यनाथ जी के कुशासन से मुक्त कराने के लिए, भाजपा से मुक्त उत्तर प्रदेश कराना है, इनके कुशासन से मुक्त उत्तर प्रदेश को कराना है, इसके बारे में अखिलेश यादव जी से बातचीत हुई है। गठबंधन को लेकर अंतिम जब बातचीत तय हो जाएगी तो उसके बारे में जरूर जानकारी देंगे। आज एक कॉमन एजेंडा पे, एक समान मुद्दों पर कुछ बातचीत की शुरुआत हुई है और जब इसको गठबंधन का स्वरूप मिलेगा या अंतिम रूप से कोई बातचीत होगी तो उसकी जानकारी जरूर देंगे। और हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी एग्जीक्यूटिव एडिटर कमाल खान। कमाल, जैसा कि कहा, संजय सिंह ने मुलाकात के बाद की ये व्यक्तिगत मुलाकात थी और अभी कुछ तय नहीं हुआ है, लेकिन एक कॉमन एजेंडे भी बात हुई है। अब चुनाव का माहौल है तो जाहिर है कि व्यक्तिगत कुछ नहीं, लेकिन जो बातचीत इनकी हुई है इससे ये अंदाजा लग रहा है कि अब आरएलटी के बाद आम आदमी पार्टी के साथ भी समाजवादी पार्टी गठबंधन करने वाली है। देखिए, ऐसा है कि ये गठबंधन समाजवादी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी बहुत ताकतवर पार्टी है, मुख्य विपक्षी दल है और आम आदमी पार्टी की बहुत ज़मीन उत्तर प्रदेश में नहीं है। हो सकता है वेस्टर्न यूपी के दिल्ली से सटे हुए कुछ ज़िलों में उनका कुछ प्रभाव होगा, उसके अलावा आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश में कोई ज़मीन नहीं है। पंचायत के चुनाव में कुछ वार्डों में वो ज़रूर चुनाव जीत गए हैं, क्यों, और वो पार्टी के लेवल पे नहीं, वो व्यक्तिगत स्तर पे जो सभासद लड़ते हैं उनके व्यवहार, उनके नाम पे वो वोट मिलता है। तो आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी से ज़रूर अलायंस करना चाहती है। इसके पहले भी संजय सिंह मिल चुके हैं अखिलेश यादव से, आज भी मिले हैं, लेकिन अभी ये कुछ तय नहीं हुआ है कि ये अलायंस होगा या नहीं होगा, और होगा तो उनको कितनी सीटें मिलेंगी। कुछ सूत्र हैं जो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने एक पेशकश की थी कि 20 ऐसी सीटें जहां समाजवादी पार्टी मजबूत नहीं है उनको लड़ने के लिए दे दी जाए, और उन्हीं सूत्रों का ये कहना था कि हो सकता है कि वो 3-4 सीटें उनके लिए छोड़ सकते हों। लेकिन ना तो आम आदमी पार्टी की तरफ से इसकी कोई पुष्टि की गई है, ना अखिलेश यादव की तरफ से इसकी कोई पुष्टि की गई है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो अनुप्रिया पटेल हैं अपना दल की, उनकी मां हैं कृष्णा पटेल, उनसे मीटिंग की फ़ोटो आज अखिलेश यादव ने ज़रूर ट्वीट की है। और जो अपना दल है उसमें 2 फैक्शन हो गए हैं, एक दल का नेतृत्व अनुप्रिया पटेल करती हैं और दूसरे का उनकी मां करती हैं। तो उनकी मां ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, जो कृष्णा पटेल उनका नाम है, कि हमारा जो फैक्शन है अपना दल कमेरावादी, उससे समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है, सीटें अभी तय नहीं हुई हैं। लेकिन ये समझा जा रहा है कि शायद उनकी मां और कृष्णा पटेल, अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल, हो सकता है कि उनकी अनुप्रिया पटेल की एक बहन है, 2 लोगों को सीट छोड़ दें अखिलेश यादव अलायंस में, या हो सकता है कि उनकी मां को प्रतापगढ़ की सीट कहा जा रहा है कि शायद मिल जाए सदर की। जी, तो ये जैसा आपने समझाया कि जरूर समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसको जरूरत नहीं है अलायंस की, लेकिन इस वक्त जो उनकी रणनीति ये नजर आ रही है कि वो तमाम छोटे छोटे दलों को भी साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया है अपना दल के बारे में भी कृष्णा पटेल ने ये कहा है इस मुलाकात पे। आपको सुनाते हैं पहले। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए छोटे दलों को साथ जोड़ने में जुटी है। रामाचल राजभर और जयंत चौधरी की पार्टी से सपा का गठबंधन हो चुका है। अखिलेश यादव ने आज अपना दल के अध्यक्ष कृष्णा पटेल से मुलाकात की है, जिन्होंने गठबंधन होने की जानकारी दी है। अभी हम लोग की चर्चा सपा कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह के साथ हुई है और हम लोग का गठबंधन हो गया है। हम लोग समान विचारधारा के लोगों से गठबंधन कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग
संयुक्त मंच पे आप लोग को दिखाई देंगे। सीटों को लेकर हमारी कोई बहुत बड़ी प्राथमिकता नहीं थी, प्राथमिकता सिर्फ हम लोग के साथ चलने की थी। वो आज गठबंधन हम लोग का हो गया है और हम लोग साथ चलेंगे। कमाल कृष्ण पटेल को सुना हमने, गठबंधन हो गया इसकी उन्होंने जानकारी दी है। इसके पहले रामअचल राजभर की पार्टी से भी और जयंत चौधरी की पार्टी से आरएलडी से भी सपा का गठबंधन हुआ है। अब आम आदमी पार्टी भी गठबंधन की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर जो तमाम दल इकट्ठे हो रहे हैं, ये आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की ताकत और मजबूती जाहिर है कि बढ़ाएगी और कुल मिलाकर एक बीजेपी के खिलाफ मजबूत विपक्ष या तमाम एक बड़े अम्ब्रेला के नीचे जुट रहे हैं, ऐसा कुछ यहां पर यूपी में दिखाई दे रहा है? देखिए, ऐसा है कि अखिलेश यादव ने बहुत पहले ये ऐलान किया था कि वो छोटे दलों को सबको साथ जोड़ना चाहते हैं। जो समान विचारधारा के छोटे दल हैं उनको सबको साथ जोड़ना चाहते हैं। इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो उनके चाचा शिवपाल यादव की पार्टी है उससे भी वो अलायंस करेंगे। अभी उन्होंने 3 तारीख को भी कहा है, 9 तारीख को भी कहा है, इस बात को दोहराया कि उनसे भी अलायंस करेंगे। ये बात अलग है कि वो किस दल को उसकी हैसियत के हिसाब से कितनी सीट देना चाहते हैं। लेकिन कई दल ऐसे हैं जिनका किसी एक सीट के ऊपर प्रभाव है, किसी का 2 सीट पे हो सकता है, किसी का 3 सीट पे हो सकता है। लेकिन ये छोटी छोटी सीटें मिलके ताकत को बढ़ाती तो हैं ही, लेकिन जो चुनाव एक परसेप्शन की लड़ाई, उसमें ये परसेप्शन बनता है कि इतने दल अखिलेश यादव के साथ आ गए, या इतनी जातियों वाले दल, ये जो जातियों का चुनाव होता है उसमें अखिलेश यादव के साथ आ गए। मिसाल के लिए अगर शिवपाल यादव अलग चुनाव लड़ेंगे तो शायद उनकी इतनी ताकत नहीं है कि वो अखिलेश यादव को बहुत नुकसान पहुंचा पाए। हो सकता है कि वो इटावा, मैनपुरी और फिरोजाबाद की 2, 3, 4 सीटों पे मामूली असर डाल पाएं। लेकिन अगर शिवपाल यादव की पार्टी का विलय हो जाता है या गठबंधन हो जाता है तो एक ये मैसेज जाता है कि परिवार एक हो गया, अब शिवपाल यादव भी उनके साथ आ गए, वो इतने बड़े नेता थे। तो ये जो परसेप्शन की लड़ाई है, ये लोगों के साथ जुड़ने से वो उसकी मजबूती का प्रचार होता है और उससे पार्टी को फायदा होता है। जी, तो ये जो परसेप्शन की लड़ाई है उसमें समाजवादी पार्टी को जरूर फायदा होता हुआ नजर आएगा और परसेप्शन एक बनेगा कि तमाम पार्टियां एकजुट हो रही हैं। शुक्रिया आपका कमाल, इस उत्तर प्रदेश की राजनीति का ये आंकलन करने के लिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी और उनकी पार्टी बीजेपी के खिलाफ ये तमाम छोटे दल जो हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ इस वक्त आते हुए नजर आ रहे हैं। और अब बात पंजाब की, जहां पे कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आज मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बचाव में वो सामने आए और एक बार फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह पर उन्होंने निशाना साधा और ये साफ कहा कि जो भी सीएम को कुछ कहेगा उसका जवाब मैं दूंगा। चरणजीत सिंह चन्नी ने 3 महीने में वो कर दिखाया है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 4.5 साल में नहीं किया। इसी दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गारंटियों को भी निशाने पर लिया और कहा कि जितने की गारंटी वो दे रहे हैं उतना तो पंजाब का बजट भी नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਟੇ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਬੜ ਕੇ ਗੁੱਡੇ ਵਾਂਗੂ ਚੀਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਸੀ ਈਡੀ ਦੇ ਖਾਤਰ। ਸਮਝਦਾ ਨਾ? ਤਾਥਾ ਥਈਆ ਥਈਆ, ਤਾਥਾ ਥਈਆ ਥਈਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਸਮਝਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਗੋਈ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 26 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀਪੌਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਈ ਇਹ 26 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ 30,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 93,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾ। ਕਿੰਨਾ? 93,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਦੇਾਂਗੇ, 3600 ਕਰੋੜ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1,10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਵੰਡ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਜਟ 72,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਉਹ ਬਰੋਟਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਪਟਣਾ ਹੋਏ।
सिद्धू अपने खास अंदाज में। और अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के सियासी रंगमंच पर इन दिनों दो पात्र खूब छाए हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा की घुटना तोड़ पॉलिटिक्स लगातार चल रही है। आज दिग्विजय सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ रामेश्वर शर्मा के बंगले पे पहुंचे। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मैं कांग्रेसी हूं, जिसमें ताकत है तो मेरे घुटने तोड़ दे। मैं गांधीवादी हूं, हिंसा का जवाब अहिंसा से दूंगा। 24 नवंबर को मैं महात्मा गांधी की मूर्ति से रामेश्वर शर्मा के घर जाऊंगा। उनके घर जाकर प्रभु से उन्हें सद्बुद्धि देने के लिए 1 घंटे तक रामधुन करूंगा। क्या बात है, बार-बार बीजेपी हिंसा पर आ जाती है, हिंसात्मक बयान दे देती है, कई बार ऐसा देखा गया है। क्योंकि हिंसक पार्टी है, वो गोडसे की पार्टी है। जब भाजपा डरती है, पुलिस को आगे करती है। देखिए, उनने ही कहा था कि मैं रामधुन करने रामेश्वर के बंगले पे जाऊंगा, तो मैंने उनके स्वागत की पूरी तैयारी करी है। मैंने किस आदेश से मैं रास्ता बंद कर सकता हूं? उनने जो लिखा था मैंने उसके अनुसार चला। वो क्यों नहीं आए ये उनका काम है, क्योंकि वो राम के शरण में नहीं आ सकते थे, क्योंकि वो 70 साल से राम विरोध कर रहे थे, वो राम जन्मभूमि का विरोध कर रहे थे, वो भारत की शक्तियों का विरोध कर रहे थे। और इसलिए राम उन्हीं को बुलाता है जिन पर राम की कृपा होती है, उस पर कृपा नहीं थी। नहीं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व प्रोटेम स्पीकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के बीच शुरू हुआ घुटना तोड़ विवाद अब सड़कों पर है। यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा पाए, कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड के पीछे रामधुन का जाप कर रहे हैं और उनकी कोशिश थी कि हुजूर से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के घर की तरफ बढ़ें। थोड़ी देर पहले रामेश्वर शर्मा भी अपने विधायकों के साथ रामधुन छोड़कर बाहर निकले, फिर पुलिस ने सभी को अंदर किया और दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेसियों के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए। उन्होंने ये भी कहा कि हे भाजपाइयों, हे संघियों, हमारे साथ बैठकर रामधुन गाओ, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जिसके जवाब में रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मंदिर स्कूलों में तो 70 साल से बज रही है साहब, मस्जिदों और मदरसों में बजवाइए तो बड़ी मेहरबानी होगी। वैसे रामेश्वर शर्मा ने कुछ दिनों पहले गांव में ये कहा था, सवाल पूछा था वहाँ जो भीड़ इकट्ठी थी कि यहाँ पर क्या कांग्रेस के लोग आते हैं, अगर कोई आए तो घुटने तोड़ दें। इसके जवाब में दिग्विजय सिंह ने कहा था कि वो पूरे गांधीवादी हैं और इस वजह से वो रामधुन 24 तारीख को जो रामेश्वर शर्मा है उनके घर पर करेंगे। रामेश्वर शर्मा ने उस वक्त उन्हें आमंत्रित किया था कि वो आकर उनके घर पर रामधुन का पाठ करें, ये बताएं कि कितने लोग, कितने समर्थक उनके साथ आ रहे हैं ताकि उन्हें रामचरितमानस भेंट कर सकें और उनके लिए नाश्ते भोजन का प्रबंध करें। लेकिन जब वो आने लगे तो आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस ने बैरिकेडिंग करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोक रखा है और किसी को, जो पूर्व प्रोटेम स्पीकर हैं, बीजेपी के विधायक हैं, उनके घर जाने की इजाज़त नहीं है। और सारे कांग्रेस कार्यकर्ता पहले यहाँ पर आए थे, बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद रामधुन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन मिंटो हॉल यानी पुरानी विधानसभा राजभवन से थोड़ी दूर पर, यहाँ से लगभग 100-150 मीटर की दूरी पर रामेश्वर शर्मा का घर है, उन्हें यहीं पर रोक दिया गया और अब यहाँ से किसी को आगे जाने की इजाज़त नहीं है। नतीजतन इसी बैरिकेडिंग के पीछे कांग्रेस के कार्यकर्ता रामधुन का जाप कर रहे हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और राजू बाथम के साथ अनुराग बारी, NDTV इंडिया। और भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दिग्विजय सिंह पर दिखावे की राजनीति का आरोप लगाया है। वो 2008 के मालगांव ब्लास्ट मामले में आज मुंबई की एक विशेष NIA कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंची थी। पेशी के लिए पहुंची प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि दिग्विजय सिंह कभी भगवा और हिंदुत्व को आतंकवादी कहते हैं और फिर रामधुन का नाटक करते हैं। दिखावा करने की आवश्यकता नहीं होती है। राजनीति के कुछ मानदंड होते हैं, मापदंड होते हैं, उन पे राजनीति करिए। उनके जो विषय होते हैं, देश को संचालित करने के लिए राजनीति बनाई जाती है, सुव्यवस्थित करने के लिए राजनीति की जाती है। ये सब करने के लिए राजनीति नहीं की जाती है। आप धर्म से खिलवाड़ करेंगे, कभी भगवा को आतंकवाद कहेंगे, कभी हिंदुत्व को आतंकवाद कहेंगे और उसके बाद रामधुन कहेंगे। राम जी के अस्तित्व को जिस कांग्रेस ने नकार दिया, राम सेतु को नकार दिया, कितने 20-20, 25-25 वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े किए कांग्रेसियों ने और आज रामधुन करके वो ड्रामा कर रहे हैं। तो इनके जब मन में श्रद्धा नहीं है, इनके मन में कहीं कोई भाव नहीं है, तो ऐसी दुर्भावना से प्रेरित होकर के कोई भी काम करेंगे उसमें सफलता तो नहीं मिलती और इसे आध्यात्मिक भाव तो कतई नहीं कहेंगे।
और इस वक्त एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद गरीब अन्न कल्याण योजना मार्च तक बढ़ाने का फैसला। तो अभी पार्टी बदलने का जो सिलसिला है वो तेज हो गया है। कई पार्टियों में कई लोग पार्टी बदल रहे हैं। उनमें एक ये हैं अदिति सिंह, जो कि पहले कांग्रेस में थी और अभी अभी इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। बीजेपी में ये शामिल हो गई हैं, जिनकी बीजेपी में इस समय इनका स्वागत किया जा रहा है। तो चुनाव के मौसम में इस तरह की तस्वीरें अक्सर देखने को नजर आती हैं जब लोग अपनी अपनी पार्टियां बदलते हैं। कल ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसको लेकर टिप्पणी की थी कांग्रेस पर। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अदिति सिंह जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुई हैं। कांग्रेस की एमएलए अदिति सिंह बीजेपी में शामिल हुई हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाया जाएगा। कैबिनेट से मिली मंजूरी, अगले साल मार्च तक बढ़ाया जाएगा इसे। गरीब कल्याण योजना को कोरोना के दौर में गरीबों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज इस योजना के तहत दिया जाता रहा है। योजना नवंबर तक थी और कई राज्यों ने इसे बढ़ाने की मांग की थी। कोविड-19 महामारी के चलते जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में देने की योजना, जो मार्च 2020 से लेकर अब तक लगभग 15 महीने तक देश के करोड़ों को देने का काम किया है, करोड़ों लोगों को देने का काम किया है, उसमें दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। पीएम के इस ऐलान पर अमल की प्रक्रिया को शुरू करते हुए आज कैबिनेट ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बिल को अपनी मंजूरी दे दी। बिल को कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब संसद के दोनों सदनों में पारित करवाया जाएगा, जिसके बाद तीनों कृषि सुधार कानून विधिवत रूप से खत्म हो जाएंगे। आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहां पर पूरी कर दी जाएगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 29 नवंबर से बिल वापसी की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को एमएसपी समेत अन्य मुद्दों पर भी बात करनी चाहिए। उसमें जो बिल वापसी का प्रस्ताव था उसको मंजूरी मिल गई है, तो क्या नाम, तो ठीक है, उसकी प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए 29 तारीख से। और जो एमएसपी पे है उस पर भी एक बातचीत हो जाए, एक उस पर भी बहस हो जाए और वो सीधा सरकार उसको डायरेक्टली कर सकती है। अभी और जो मामले हैं जब वे पूरे हो जाएंगे, जब खत्म करेंगे, 27 तारीख की हमारी मीटिंग है, उस पर हम अगला निर्णय लेंगे। अभी 29 तारीख तक का हमारा है कि 29 तारीख तक हमारा जो मार्च है वो होगा। 29 तारीख के बाद के क्या हमारे प्रोग्राम होंगे वो 27 तारीख में तय करेंगे। और ब्रेक के बाद बात प्रदूषण की। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी सख्ती अपनाई है कि वापस बढ़ सकता है पोल्यूशन, ठोस कदम उठाए जाएं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज पटना में पार्टी दफ्तर पहुंचे। यहां उन्होंने 11 फीट ऊंची और 6 टन भारी आरजेडी के चुनाव चिन्ह लालटेन का उद्घाटन किया और इस मौके पर कहा कि उन्होंने कभी किसी से समझौता नहीं किया है। इसका है राष्ट्रीय जनता दल जो मुकाबला में कोई ताकत नहीं है, यहाँ तो परफॉर्म करके लोग हमेशा निकलना चाहते हैं। ये बाई इलेक्शन था, ये बाई इलेक्शन में 95,000 वोट मिला, बाकी जीत की स्थिति थी। उस सेशन में भी
सारा बिहार मंत्रिमंडल, मंत्री, एमपी गाँव गाँव लेके सारी कपड़ा लत्ता पैसा बांट रहे थे। प्रशासन सब लगा हुआ था। दरभंगा के कलेक्टर को मैं फोन करते रह गया। दरभंगा के कलेक्टर पता नहीं किस मेटर का बना हुआ है, फोन नहीं उठा है। उठाना चाहिए फोन। क्या हम सूचना दे रहे हैं, क्या लोग सूचना दे रहे हैं। और जितना भी नरेंद्र मोदी ने स्कीम चला के दाल देने का, कहीं किसी को दाल फ्री भी रख सकती दिया था। बोलते हैं कि हम राशन दिया, तुम्हारा राशन है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था, याद करो आप लोग। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डायरेक्शन दिया था कि अनाज जो सड़ रहा है, चूहा खा रहा है, तो सब गरीबों को बांटो। गरीब भूखे हैं देश के, उनको बांटिए। और उसी तरह से यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा अनाज, गेहूं गरीबों को बांटना शुरू हुआ। ये बोलते हैं कि हम बांटे। कहां से लाए हो? खेती किए हो कभी? ये बातें सब स्कीम हम लोग का। अभी देखिए गैस का दाम बढ़ गया, बोले तो गैस लिया और चूल्हा गायब है। गैस का दाम हमको लगता है 1100 और डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम 100 ऊपर हो गया। और अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है। ये चाल चले लोग 5 रुपया कम कर दिया। ये 5 रुपया कम करने से क्या? मैंने कहा रोल बैक करो, रोल बैक करो। जहां से चले थे वो दाम करो। डीजल का दाम बढ़ेगा तो सारा महंगाई बढ़ेगी सब आइटम पर। मीडिया के लोग, अखबार के लोग छटपटाते हैं रिपोर्ट देने के लिए, सही रिपोर्ट, लेकिन इनके राष्ट्रीय स्तर के जो भी एडिटर है, मालिक है, वो नहीं चलने देते। अगर चलने देंगे तो मालिकों के ऊपर ईडी का केस, तरह तरह के परेशानी करने का काम हो रहा है। इससे पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जब पार्टी दफ्तर पहुंचे तो वहां पे लालटेन के उद्घाटन के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अब तक उन्होंने कभी किसी से कोई समझौता नहीं किया है। हम किसी से शुरू से अभी तक समझौता नहीं किया, बोर्ड डाउन नहीं हुए। जब मुझे अवसर मिला रेल मंत्री बनने का, रेल को राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने रेल को खड़ा किया। और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव आज पटना की सड़कों पर जीप चलाते हुए भी नजर आए। लालू यादव जो जीप चला रहे थे वो उनकी पहली गाड़ी बताई जा रही है। इसके बारे में उन्होंने ट्वीट भी किया। इस दौरान कई कार्यकर्ता भी उनके साथ जीप में सवार थे। लालू ने इसका वीडियो शेयर करते हुए लिखा, आज वर्षों बाद अपनी प्रथम गाड़ी को चलाया। इस संसार में जन्मे सभी लोग किसी न किसी रूप में ड्राइवर ही तो हैं। आपके जीवन में प्रेम, सद्भाव, सौहार्द, समता, समृद्धि, शांति, सब्र, न्याय और खुशहाली रूपी गाड़ी सबको साथ लेकर सदा मजे में चलती रहे। और बिहार में शराबबंदी के खिलाफ एनडीए से ही आवाज उठने लगी है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि वो शराबबंदी कानून वापस लें, क्योंकि इससे अराजक स्थिति राज्य में बन गई है। उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी अगर कृषि कानून वापस ले सकते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को लेकर जिद न करें। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि शराबबंदी कानून अच्छी नीयत से बना था, लेकिन इसे लागू करने में गड़बड़ी हो गई। शराब माफिया और सरकारी तंत्र की मिलीभगत ने कानून के उद्देश्य को विफल कर दिया है। पुलिस मिली हुई है, पुलिस बिकवा रही है शराब। पुलिस अगर चाह ले तो पत्ता नहीं हिलेगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूं कि इसको जिस तरह किसान बिल
इतना सुंदर बिल, 96% किसानों को फायदा होने वाला बिल, जन दबाव में जिस तरह प्रधानमंत्री ने वापस लिया है किसान बिल को, उस तरह माननीय नीतीश कुमार जी इतने सुंदर कानून शराबबंदी को भी वापस कर लें, नहीं तो ये हम लोगों पर भारी पड़ रहा है। देखिए, किसने क्या स्टेटमेंट दिया है वो हमने नहीं देखा, नहीं सुना, लेकिन फिर भी जो सामाजिक बुराइयां हैं, तो सामाजिक बुराइयां को खत्म करने के लिए हम सब लोगों ने मिलकर संकल्प लिया है। ये जो जहर है, जो शराब जो है जहर है, मीठा जहर है, इसको नहीं, पूरे हर परिवार का ये अभिशाप है, तो इसको पूरा जड़ से खत्म होना चाहिए। हमारा संकल्प है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सब लोगों ने संकल्प लिया है, तो शराबबंदी जो है जड़ से मिटना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी कल नोएडा के जेवर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास करने पहुंच रहे हैं, लेकिन हवाई अड्डे के भूमि अधिग्रहण के बाद सैकड़ों किसान हैं जो अपने घर टूट जाने के बाद ठंड में तंबू बनाकर रह रहे हैं। कुछ किसानों को उनके घर गिराए जाने के बाद दूसरी जगह पे प्लॉट नहीं दिए गए, कुछ किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। और जेवर के एसडीएम रजनीकांत ने एनडीटीवी से कहा कि सब कुछ कानून के मुताबिक ही किया गया है। उन्होंने कहा कि जमीन के बदले अब तक 3,300 करोड़ का मुआवजा दिया जा चुका है। हमारे साथ इस बार बात करने के लिए एसडीएम जेवर रजनीकांत जी मौजूद हैं। रजनीकांत जी, किसानों का कहना है कि बहुत सारे किसान वहां पर हैं जो तंबू में रह रहे हैं, उनका कहना है कि उनको प्लॉट नहीं मिला है, किसी को प्लॉट मिला है तो कह रहे हैं हमें सही मुआवजा नहीं मिला, मलबे का पैसा नहीं मिला, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये जो हमारे यहाँ प्रथम चरण का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो अधिग्रहण हुआ है, उस अधिग्रहण के दौरान हमारे 2 मुख्य गांव थे जिनकी आबादी विस्थापित हुई है, और उसके 6 मजरे थे कुल मिलाकर के जो विस्थापन में हुआ है। और हम लोगों ने 3003 परिवार जो विस्थापन की श्रेणी में आते थे उनको प्लॉट आवंटित किए हैं। आरआर साइट हमारी जेवर बांगर में बनी हुई है। जो एक्ट है 2013 का, जिसके तहत ये पूरा अधिग्रहण की कार्रवाई की गई है, उसमें जो शेड्यूल 2 में दिया गया है R&R के जो लाभ दिए जाने, जो हकदारियां हैं उनकी, वो सारी हकदारियां दी गई हैं उनको। प्लॉट भी आवंटित किए गए हैं, मुआवजा भी उनको वितरण किया गया है। और जो R&R एक विस्थापन के लिए जो भत्ता दिया जाता है 5.5 लाख रुपए प्रति परिवार, जो कुटुंब जो है उसके हिसाब से, उसके तहत भी हम लोगों ने लगभग 7,224 कुटुंबों को ये पैसा दिया है। लगभग 403 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। जो मकान बने हुए थे उनके गांव के अंदर, उन मकानों के मलबे का भी मूल्यांकन कराया गया और मलबे का मूल्यांकन करा के उनको पैसा दिया गया है। और जो मकान ग्रामीण इस श्रेणी 6-2 की आबादी जो जमीन होती है उसके अंदर बने हुए तो उनको भी दिया गया। और जो उनके खेतों में अगर उनका मकान वगैरह कुछ बना हुआ तो उसका मूल्यांकन कराकर उसका 2 गुना पैसा दिया गया। जितना मूल्यांकन आया था उसका 2 टाइम्स दिया गया। सर, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुआवजा नहीं लिया है। हमारी कुछ मुलाकात रामस्वरूप से हुई थी कल, और भी कुछ लोग हैं, उनका कहना है कि उनको मुआवजा कानून के हिसाब से नहीं दिया गया है। उनकी आबादी ग्रामीण बताई गई है और उनकी जमीन बताई गई है अर्बन, तो अर्बन के हिसाब से उनको मिला है 2 गुना मुआवजा, जबकि ग्रामीण होते तो उनको 4 गुना मुआवजा मिलते। तो उनका कहना है कि नियम के मुताबिक हमें जब जमीन ली गई तो हमें अर्बन बताया गया, और जब हमें R&R यानी विस्थापित करने की बारी आई तो हमें फिर ग्रामीण बता दिया गया है। तो हमारे साथ धोखा हुआ है, उनका ये आरोप है, और वो मुआवजा नहीं ले रहे हैं। लगभग 450 या 500 किसान ऐसे हैं। जो उनका ये कहना है कि ग्रामीण आबादी मान ली गई और शहरी क्षेत्र मान लिया गया खेती को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो प्रावधान दिया गया है विस्थापन RR के लिए जो है शेड्यूल 2 में, उसी के तहत उनको दिया गया है। और उसमें साफ साफ ये है कि आबादी जो विस्थापित की जाएगी उसमें मिनिमम 50 मीटर का प्लिंथ एरिया होना चाहिए जब उनको हम वो देंगे तो जो है, तो वो इंश्योर किया गया है कि जो भी कुटुंब है उसको मिनिमम 50 मीटर, और जितनी उसकी आबादी वहाँ पे जा रही थी उसका 50% एरिया हम लोगों ने दिया है, वहाँ पे विकसित करके दिया है। दूसरी जो कन्फ्यूज़न है इस तरह का कि इसको ग्रामीण मान लिया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक क्लेरिफिकेशन है, जो रेवेन्यू संहिता हमारी राजस्व संहिता 2016 है, उसमें आबादी अथवा ग्रामीण आबादी की परिभाषा दी गई है। तो उस परिभाषा को ही पढ़ के उन लोगों का लगता है कि शायद ये हमें ग्रामीण आबादी मान करके R&R का लाभ दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है। वो क्या है, वो ग्रामीण है या फिर शहरी है? वो नगरीय क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्र घोषित है, क्योंकि वहाँ ग्राम पंचायत आज की तारीख में एग्जिस्टेंस में नहीं है। आबादी आप नगरी मान रहे हैं उनको?
नगरी मानकर के 2 टाइम्स उनके जो मुआवजा बना है, मलबे का मुआवजा भी 2 टाइम्स इसीलिए दिया गया है वो, और जो जमीन का मुआवजा वो भी 2 टाइम्स दिया। 2 टाइम्स एक्चुअली अगर टेक्निकल टर्म से बात करें तो 2 टाइम्स नहीं होता है कुछ भी, एक्चुअली एक रेट निर्धारित होता है, उतनी सर्किल रेट नहीं बल्कि एक रेट निर्धारित होता है, एक फॉर्मूला दिया गया। सेक्शन 26 से 30 तक एक सेक्शन है, उसमें 26 से 30 सेक्शन के तहत वो किया जाता है। तो ये जो कुछ भी परिभाषा है इसकी, उसी परिभाषा के मुताबिक ही किया गया है, और इसमें ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र अलग अलग मानने का प्रश्न ही नहीं है। ये जो कुछ भी किया गया है ये उसी प्रावधान के तहत किया गया जो जो हमारा 2013 का एक्ट है और शेड्यूल 2 है उसके मुताबिक किया गया है। इनके मुताबिक किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं की गई है, और जो लोग जो मुआवजा नहीं लिया है उनका वो ट्रिब्यूनल में उन्होंने मुआवजा जमा कराया, और वो जब चाहें एप्लीकेशन लगाकर वो मुआवजा ले सकते हैं। सहयोगी सचिन गुप्ता और अरविंद उत्तम के साथ जेवर में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। 5 की बात में आज इतना ही। नमस्कार।